मैराथन। जी हाँ, आज हम करेंगे मैराथन क्लास। तो स्वागत है आपका शिक्षा के शिवांश में। आज हम करेंगे शैक्षिक मूल्यांकन, जो विषय है डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का, उसकी मैराथन क्लास। अति लघु, जितने भी अति लघु हैं 40 मिनट की क्लास होगी। आपके मैक्सिमम अति लघु क्वेश्चंस उसमें कवर कराए जाएंगे। तो अब अपना आप लोग फ्री होकर के बैठें, कमरा बंद कर दीजिए, कुंडी लगा दीजिए अंदर से, अपना मोबाइल रखिए, टैबलेट रखिए, पीसी ऑन करिए और खोल लीजिए हमारी महा मैराथन क्लास, ताकि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ सकें। संपूर्ण रिवीजन मिलेगा आपको हमारे चैनल पर शिक्षाविद शिवांश में। और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग हमारे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियोस आप तक हर समय हर रोज पहुंचते रहें। चलिए शुरू करते हैं। पानी का गिलास अपने पास रखिएगा, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझे पूरी उम्मीद है आपको नहीं याद होंगे, और वो याद कराएंगे हम। चलिए शुरू करेंगे। सिक्योर योर चाइल्ड्स फ्यूचर सिर्फ 149 रुपये में प्रतिदिन बचत करें 7 वर्षों तक, और 21वें वर्ष पाएँ 9,38,000 का रिटर्न। लिमिटेड प्रीमियम सुविधा, कम निवेश बड़ा लाभ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आपका बीमा सलाहकार संजय कुमार वर्मा, सीनियर इंश्योरेंस एडवाइज़र। मोबाइल नंबर 9837874283। बीमा संजय वर्मा से ही कराएं, जिंदगी सुख और शांति के साथ बिताएं। आपका बीमा सलाहकार संजय कुमार वर्मा। प्रश्न नंबर 1, संज्ञानात्मक पक्ष का संबंध मूल्यांकन के कितने पक्षों से है? तो उत्तर है इसका, संज्ञानात्मक पक्ष की संबंध मूल्यांकन के 6 पक्षों से है। और वो 6 पक्ष कौन कौन से हैं? पहला है ज्ञान, दूसरा है बोध, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा है विश्लेषण, पांचवा है संश्लेषण, और छठा है मूल्यांकन। प्रश्न नंबर 2, क्रियात्मक शोध की 2 आवश्यकता या महत्व बताइए। या फिर अथवा शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है? तो इसका उत्तर है, क्रियात्मक शोध की 2 आवश्यकता या महत्व है। पहला है विद्यालय की परंपरागत कार्यशैली में परिवर्तन एवं सुधार लाने हेतु, और दूसरा है शैक्षिक प्रणाली में सुधार लाने के लिए यह शोध किया जाता है। प्रश्न नंबर 3, उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य बताइए। तो उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य क्या है, आइए देखते हैं क्यों जरूरी है। उपचारात्मक परीक्षण का उद्देश्य छात्र की अधिगम संबंधी त्रुटियों को दूर करके उसके अर्जित ज्ञान को उचित दिशा प्रदान करना है। प्रश्न नंबर 4, परीक्षण किसे कहते हैं, अथवा परीक्षण से आप क्या समझते हैं? यह भी हमारा प्रश्न है, अथवा परीक्षण से आप क्या समझते हैं। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। वह प्रक्रिया जिससे प्रशिक्षक प्रश्नों द्वारा अपने प्रशिक्षु के अधिगम की जांच करता है, वह परीक्षण कहलाता है। प्रश्न नंबर 5, परीक्षण कितने प्रकार का होता है? तो परीक्षण हमारा निम्न प्रकार का होता है। पहला है निबंधात्मक परीक्षण, और दूसरा वस्तुनिष्ठ परीक्षण। प्रश्न नंबर 6, मूल्यांकन के 2 प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। तो मूल्यांकन के 2 प्रमुख पक्ष हैं, पहला ज्ञानात्मक पक्ष
और दूसरा है भावात्मक पक्ष। प्रश्न नंबर 7, व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है? तो देखते हैं व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है। छात्र के अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रत्येक कारक के मूल्यांकन हेतु ही व्यापक मूल्यांकन आवश्यक होता है। प्रश्न नंबर 8, वैधता क्या है? तो उत्तर है, वैधता का अर्थ है वह कार्य कुशलता जिससे कोई परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया है। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 9, अच्छे परीक्षण में यथार्थता या फिर वैधता का क्या अभिप्राय है? तो उत्तर है, अच्छे परीक्षण में वैधता से तात्पर्य है कि परीक्षण कितनी सत्यता से किसी का मापन करता है, जिस मापन के उद्देश्यों हेतु उसे तैयार किया गया है। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रश्न करने का उद्देश्य बालक के ज्ञान के स्तर का पता लगाना है। इससे बालक परिस्थिति अनुसार शब्दों का प्रयोग करना सीखता है। प्रश्न नंबर 11, समस्या हमारी समाधान भी हमारा किसका मूल आधार है? तो उत्तर है, समस्या हमारी समाधान भी हमारा क्रियात्मक शोध का मूल आधार है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12, ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? तो ब्लूप्रिंट का संबंध हमारा प्रश्न पत्र निर्माण से होता है। प्रश्न नंबर 13, शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किसने किया था? ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, और ऊपर बल्कि जितने भी प्रश्न हैं वो सब इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। और ये प्रश्न हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों में भी आ सकते हैं, और जो हम अभी कर रहे हैं अति लघु प्रश्न में भी आ सकते हैं। ये मतलब घुमा फिरा के आपको हो सकता है इसी का और डिटेल पूछ लिया जाए तो लघु उत्तरीय प्रश्न में भी आ सकते हैं। तो इन सबको साथ ही साथ याद करते हुए चलिएगा। इसलिए हम आज थोड़ी हमारी स्पीड अधिक है, हम थोड़ी ज़्यादा तेज़ी से बोल रहे हैं ताकि हम आगे के और भी तैयारी कर सकें। और आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए और ये प्रश्न को साथ ही साथ करते रहिए, और वीडियो को बार बार चला करके देखिए, याद करिए इसको, क्योंकि इनमें से 100% प्रश्न आएंगे। तो हमारा प्रश्न नंबर 13 था, शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किसने किया था? तो शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग स्टीफन एम कोरे ने किया था। प्रश्न नंबर 14, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये कथन किसका है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये वस्तुनिष्ठ में भी आता है और इसमें अति लघु में भी आया है। तो इसका उत्तर है बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। यह कथन रॉस का है। वार्षिक मूल्यांकन क्या है? ये तो हम सभी को पता होगा बहुत अच्छे से कि वार्षिक मूल्यांकन क्या होता है। सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन ही वार्षिक मूल्यांकन कहलाता है। प्रश्न नंबर 16, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के कौन कौन से पक्ष हैं? उत्तर, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के निम्न पक्ष होते हैं। पहला है ज्ञान, दूसरा है बोध, तीसरा है अनुप्रयोग और चौथा है कौशल।
प्रश्न नंबर 17, शोध कितने प्रकार का होता है, नाम बताइए। उत्तर है शोध प्रमुखतः 3 प्रकार का होता है। देखते हैं कौन कौन से प्रकार का। मूलभूत शोध, व्यावहारिक शोध और तीसरा है क्रियात्मक शोध। प्रश्न नंबर 18, मूलभूत शोध का दूसरा नाम क्या है। उत्तर, मूलभूत शोध का दूसरा नाम मौलिक शोध है। प्रश्न नंबर 19, शून्य परिकल्पना क्या है। उत्तर, शून्य परिकल्पना निर्देश रहित परिकल्पना होती है। प्रश्न नंबर 20, नकारात्मक परिकल्पना क्या है, उदाहरण दीजिए। तो उत्तर है नकारात्मक परिकल्पना में परिकल्पना का कथन होता है, जैसे MDS से बच्चों के नामांकन में कमी होना। प्रश्न नंबर 21, दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। उत्तर है दक्षता आधारित मूल्यांकन में छात्र ने किसी कार्य को कितनी श्रेष्ठता से पूरा किया है, इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो इसको हम दक्षता आधारित मूल्यांकन कहते हैं। प्रश्न नंबर 22, व्यापक मूल्यांकन क्या है अथवा व्यापक मूल्यांकन का अर्थ लिखिए। व्यापक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके द्वारा बालकों के क्रियात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष एवं संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन दक्षता आधारित मूल्यांकन के साथ साथ होता है। इसको हम व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। प्रश्न नंबर 23, मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। तो उत्तर है मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य अंग हैं शिक्षण उद्देश्य, दूसरा है सीखने से उत्पन्न अनुभव, तीसरा है व्यवहार परिवर्तन। तो ये 3 मुख्य अंग हैं मूल्यांकन प्रक्रिया के। प्रश्न नंबर 24, मूल्यांकन का उद्देश्य बताइए। आइए देखते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य अधिगम स्तर की जांच करना है। प्रश्न नंबर 25, भावात्मक पक्ष किसे कहते हैं। उत्तर है छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन भावात्मक पक्ष कहलाता है। प्रश्न नंबर 26, प्रायोगिक मूल्यांकन का संबंध किन किन विषयों से है। तो उत्तर है प्रायोगिक मूल्यांकन का संबंध विज्ञान, भूगोल तथा कृषि से होता है। प्रश्न नंबर 27, नवाचार की आवश्यकता या महत्व बताइए। तो उत्तर है नवाचार की आवश्यकता या महत्व इस प्रकार है। पहला, नवाचार द्वारा शिक्षा में नई विषय वस्तु का समावेश होता है और दूसरा है नवाचार द्वारा शिक्षण अति प्रभावी हो जाता है। प्रश्न नंबर 28, फॉर्मेटिव मूल्यांकन के कोई 2 लाभ बताइए। हम सभी ने फॉर्मेटिव और समेटिव मूल्यांकन या असेसमेंट अपने अपने स्कूल कॉलेजों में किया होगा।
चलिए देखते हैं वह क्या होता है और क्यों होता है, उसके क्या लाभ होते हैं। तो पहले उसके लाभ पढ़ेंगे। तो फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लाभ इस प्रकार है। इसके माध्यम से छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन होता है। और दूसरा, इसके द्वारा छात्र की इस योग्यता का पता चलता है कि वह प्राप्त ज्ञान दैनिक जीवन में किस प्रकार प्रयोग करता है। प्रश्न नंबर 29, मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? उत्तर है, मूल्यांकन के मुख्य 4 पक्ष होते हैं। पहला है संज्ञानात्मक, दूसरा है भावात्मक, तीसरा है कौशलात्मक, चौथा है क्रियात्मक। प्रश्न नंबर 30, व्यापक मूल्यांकन का महत्व बताइए। तो इसका क्या महत्व है? इसमें व्यक्तित्व के समस्त पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। यही व्यापक मूल्यांकन का महत्व होता है। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम करते हैं। चलिए आज 30 के बाद 31वां क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 31, मापन के प्रकार बताइए। मापन के प्रकार है मानसिक मापन और भौतिक मापन। क्रियात्मक शोध की समय विधि क्या है? तो उत्तर है, क्रियात्मक शोध की कोई निश्चित समय विधि नहीं है। यह 1 मिनट में भी हो सकता है और 1 वर्ष में भी। प्रश्न नंबर 33, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के 2 प्रमुख प्रकार बताइए। आइए देखते हैं 2 प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। पहला प्रकार है वस्तुनिष्ठ प्रश्न और दूसरा है निबंधात्मक प्रश्न। तो शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के ही ये 2 मुख्य प्रकार हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 34, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है? तो शिक्षा के क्षेत्र में कम समय में अपनी समस्त समस्याओं का समाधान खोजना क्रियात्मक शोध से ही संभव है। यहाँ पर समस्याओं होगा, समस्त समस्याओं का समाधान। प्रश्न नंबर 35, क्रियात्मक शोध में परिकल्पना का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है, परिकल्पना से अभिप्राय उन क्रियाओं या क्रिया विधियों से है जिनके द्वारा समस्या को समाप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है। प्रश्न नंबर 36, मूल्यांकन हेतु कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं? तो मूल्यांकन हेतु कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं? पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, दूसरा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तीसरा है लघु उत्तरीय प्रश्न और चौथा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 37, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या आशय है? तो सतत मूल्यांकन के अंतर्गत छात्रों के शैक्षिक कौशलों की जांच प्रति माह या तिथिवार की जाती है और व्यापक मूल्यांकन में बालक के विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। प्रश्न नंबर 38, एक उत्तम परीक्षण की 2 विशेषताएं बताइए। तो एक उत्तम परीक्षण की 2 विशेषताएं क्या होती हैं? पहला वैधता और दूसरा होता है विश्वसनीयता। प्रश्न नंबर 39, निर्माणात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन के 2 अंतर लिखिए। तो पहला है हमारा अंतर, निर्माणात्मक मूल्यांकन की प्रकृति विकासात्मक होती है तथा योगात्मक मूल्यांकन की प्रकृति अंतिम होती है। और दूसरा अंतर है हमारा, निर्माणात्मक मूल्यांकन के उद्देश्य छात्रों की शिक्षा में सुधार करना होता है और योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना होता है। प्रश्न नंबर 40, मापन एवं परीक्षण में कोई एक अंतर बताइए।
तो मापन का संबंध भौतिक गुणों से होता है, जबकि परीक्षण का संबंध मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक गुणों से होता है। प्रश्न नंबर 41, ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन के उद्देश्यों का वर्गीकरण कीजिए। देखते हैं ब्लूम जी ने क्या कहा है। ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन के उद्देश्यों का वर्गीकरण इस प्रकार है। ज्ञानात्मक पहला, दूसरा है भावात्मक और तीसरा है क्रियात्मक। प्रश्न नंबर 42, मापन के 4 स्तरों के नाम बताइए या लिखिए। तो उत्तर है मापन के 4 स्तर। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है नामित स्तर, दूसरा है क्रमित स्तर, तीसरा है अंतरित स्तर और चौथा है अनुपातिक स्तर। प्रश्न नंबर 43, न्यायाधर्ष या सैंपल की विशेषताएं बताइए। तो उत्तर है न्यायाधर्ष या सैंपल की विशेषताएं इस प्रकार है। सैंपल का आकार पर्याप्त होना चाहिए और दूसरा है सैंपल का चयन इस प्रकार से किया जाता है या किया जाना चाहिए कि वह जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे, वरना इससे प्राप्त परिणाम भ्रामक होते हैं। प्रश्न नंबर 44, मूल्यांकन का लक्ष्य स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है मूल्यांकन लक्ष्य होता है पृष्ठपोषण, दूसरा है अभिप्रेरणा, तीसरा है अधिगम में वृद्धि, चौथा है शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना, पांचवा है वर्गीकरण, छठा है चयन और सातवां है निर्देशन में मदद देना आदि। ये सब मूल्यांकन के लक्ष्य होते हैं। मापन कैसा होता है। प्रश्न नंबर 42, तो मापन होता है हमारा मात्रात्मक। प्रश्न नंबर 46, क्रियात्मक शोध के प्रमुख उपकरणों के नाम लिखिए। यहाँ क्रियात्मक हो गया है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्रियात्मक ही रहेगा। क्रियात्मक शोध के उपकरण बताइए। तो हमारा उत्तर है क्रियात्मक शोध के उपकरण का मानकीकरण नहीं किया जाता है। प्रकरण की परिस्थिति के अनुसार उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। तो कुछ उपकरण निम्न है। पहला है अवलोकन, दूसरा है प्रश्नावली, तीसरा है साक्षात्कार और चौथा है विशेष। प्रश्न नंबर 47, क्रियात्मक शोध के कोई 4 क्षेत्र बताइए। तो पहला है शिक्षण अधिगम संबंधी समस्याएं, दूसरा है मूल्यांकन संबंधी समस्याएं, तीसरा है विद्यालय संबंधी समस्याएं और चौथा है पाठ्य सहगामी गतिविधियों से संबंधी समस्याएं। प्रश्न नंबर 48, एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा लिखिए। तो एनसीईआरटी के अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिससे या जिसके द्वारा ये ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं, कक्षा में दिए गए अधिकतम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए हैं। तो यह है एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा। प्रश्न नंबर 49, सामुदायिक सहभागिता से तात्पर्य क्या है। तो सामुदायिक सहभागिता का अर्थ विद्यालयों की योजनाओं और प्रबंधन में माता पिता और समुदाय के सदस्यों की सहभागिता है। प्रश्न नंबर 50, विश्वसनीयता को परिभाषित कीजिए। तो करलिंगर के अनुसार विश्वसनीयता का अर्थ है भरोसा, स्थिरता, संगति, भविष्यवाणी और परिशुद्धता। प्रश्न नंबर 51,
उपचारात्मक शिक्षण क्या है? तो छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उनको दूर करने हेतु किया जाने वाला शिक्षण उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। तो प्रश्न नंबर 52, विश्वसनीयता किसे कहते हैं? तो उत्तर है इसका, विश्वसनीयता किसी परीक्षण पर व्यक्ति के प्राप्तांकों की संगति है। अर्थात यदि एक व्यक्ति की परीक्षा किसी परीक्षण पर बार बार ली जाए और प्रत्येक बार वह समान प्राप्तांक अर्जित करता है तो वह परीक्षण विश्वसनीय कहा जाएगा। प्रश्न नंबर 53, निदानात्मक परीक्षण किस प्रकार के छात्रों को दिया जाता है? निदानात्मक परीक्षण किस प्रकार के छात्रों को दिया जाता है, अथवा इस तरह से भी आ सकता है ये प्रश्न कि निदानात्मक परीक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? तो इसका उत्तर है हमारा, निदानात्मक परीक्षण एक ऐसा परीक्षण है जिसके आधार पर जटिल विषय वस्तु को सूक्ष्म इकाई में बालक की विशिष्टता और कमियां परिलक्षित होती हैं। नैदानिक शिक्षण द्वारा यह पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि पाठ्य वस्तु का कौन सा भाग किस मात्रा में सीखा गया है तथा कितना भाग छात्र सीखने में असमर्थ रहता है। निदान परीक्षण या निदानात्मक परीक्षण व्यक्ति की जांच करने के पश्चात किसी एक या अधिक क्षेत्रों में छात्र की विशेषताओं तथा कमियों को व्यक्त करता है। यह परीक्षण विषय संबंधी कमियों का निदान करके उसके उपचार की व्यवस्था करते हैं। प्रश्न नंबर 54, मूल्यांकन से आपका क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर है, मूल्यांकन से अभिप्राय मूल्य के अंकन से है। शिक्षा में मूल्यांकन से तात्पर्य विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए शिक्षण के उद्देश्यों की सीमा ज्ञात करने की प्रक्रिया से लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 55, शैक्षिक मापन किसे कहते हैं? तो उत्तर है, शैक्षिक मापन एक ऐसी वर्णनात्मक प्रक्रिया है जिसमें छात्र के साथ ही शिक्षा एवं उसकी व्यवस्था से संबंधित व्यक्तियों या वस्तुओं के किन्हीं गुणों या विशेषताओं का शैक्षिक उद्देश्य से क्रमबद्ध वर्णन किया जाता है। इसको हम शैक्षिक मापन कहते हैं। प्रश्न नंबर 56, क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र क्या है? तो क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र है, समस्या हमारी और समाधान भी हमारा। प्रश्न नंबर 57, शैक्षिक शोध क्या है? तो उत्तर है, शैक्षिक अनुसंधान, छात्र अध्ययन, शिक्षण विधियों, शिक्षक प्रशिक्षण और कक्षा गतिकी जैसे विभिन्न पहलुओं पर किया जाता है। जो शोध शिक्षा संबंधी समस्याओं पर किया जाता है उसे शैक्षिक अनुसंधान कहा जाता है। प्रश्न नंबर 58, लिखित परीक्षा की उपयोगिता लिखिए। लिखित परीक्षा की क्या उपयोगिता है, चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है, इसके द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति के स्तर का पता चल जाता है। दूसरा, लिखित परीक्षा के द्वारा छात्र के भाषा ज्ञान की जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा, लिखित परीक्षा द्वारा प्रस्तुतिकरण की शैली का ज्ञान होता है। तो ये है हमारी 3 पॉइंट्स लिखित परीक्षा की उपयोगिता के। प्रश्न नंबर 59, सामाजिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से हैं? तो देखते हैं सामाजिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से हैं। पहला है
प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है समायोजन, तीसरा है निर्देशित अनुक्रिया, चौथा है यंत्रीकरण और पांचवा है जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया। प्रश्न नंबर 60, क्रियात्मक शोध से क्या तात्पर्य है? तो क्रियात्मक शोध से आशय उस व्यवहारिक शोध से है जिससे विद्यालय से संबंधी लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के वैज्ञानिक ढंग से हल करने का प्रयास स्वयं उनके द्वारा किया जाता है, तो इसको हम क्रियात्मक शोध कहते हैं। प्रश्न नंबर 61, न्यायादर्श से आप क्या समझते हैं? ये सवाल, ये प्रश्न रिपीट हो रखा है, उम्मीद है आप लोगों को याद होगा। हमने पिछले वीडियोस में भी इसको डिस्कस किया था। चलिए देखते हैं फिर से, जिनको याद है उनका रिवीजन हो जाएगा और जिनको नहीं याद है वह इसको याद करते चलिए। तो न्यायादर्श से तात्पर्य किसी जनसंख्या से चुने गए उस छोटे समूह से है जिनका चयन इस प्रकार किया जाता है कि वह संपूर्ण जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करते हों। प्रश्न नंबर 62, क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत अवलोकन का क्या तात्पर्य है? तो क्रियात्मक शोध के उपकरण के रूप में अवलोकन से आशय है उस शोध में ली जाने वाली जनसंख्या के किसी कार्य अथवा व्यवहार को देखना, अवलोकित करना, जिससे उसके वांछित कार्य व्यवहार के विषय में निर्णय लिया जा सके। प्रश्न नंबर 63, क्रियात्मक शोध के अंतर्गत प्रदत्त विश्लेषण का आशय बताइए। तो क्रियात्मक शोध के प्रयुक्त उपकरण के माध्यम से संकलित प्रदत्तों का निष्कर्ष प्राप्त करने की दृष्टि से सांख्यिकी आदि के प्रयोग द्वारा विश्लेषण करना प्रदत्त विश्लेषण कहलाता है। प्रश्न नंबर 64, शून्य परिकल्पना का अर्थ समझाइए। तो शून्य परिकल्पना एक प्रकार से नकारात्मक परिकल्पना होती है जिससे यह मानकर चलते हैं कि दो चरों में कोई संबंध नहीं है या दो समूहों में किसी विशेष चर के आधार पर कोई अंतर नहीं है। इसको शून्य परिकल्पना कहते हैं। प्रश्न नंबर 65, क्रियात्मक शोध के चरण क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। क्रियात्मक शोध के चरण है, पहला है समस्या चयन, दूसरा है समस्या को परिभाषित करना, तीसरा है समस्या सीमांकन, चौथा है समस्या के संभावित कारणों का पता लगाना तथा कारणों का विश्लेषण, पांचवा है क्रियात्मक परिकल्पना निर्माण, छठा है अभिकल्प निर्माण एवं उपकरणों का विकास, सातवां है विश्लेषण और आठवां है निष्कर्ष। तो प्रश्न नंबर 66 है हमारा, सतत तथा व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू की गई? तो उत्तर है सतत तथा व्यापक मूल्यांकन भारत के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा शुरू की गई थी। प्रश्न नंबर 67, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, निबंधात्मक परीक्षा के दो प्रकार बताइए, या फिर प्रकार बताइए क्योंकि ये दो प्रकार की होती है। आइए देखते हैं कौन कौन सी। पहला है लघु उत्तरीय प्रश्न और दूसरा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 68, परिकल्पना से आपका क्या आशय है? शोध की
विशिष्ट समस्या का प्रस्तावित उत्तर परिकल्पना है। प्रश्न नंबर 69, क्रियात्मक शोध के चरण क्या है और कितने हैं? तो उत्तर है क्रियात्मक शोध के चरण कितने होते हैं? 6 चरण होते हैं। और ये 6 चरण कौन कौन से हैं हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। प्रश्न नंबर 70, उत्तम परीक्षण के गुण बताइए। तो उत्तम परीक्षण के कौन कौन से गुण होते हैं? पहला है उद्देश्य पूर्णता, दूसरा है व्यापकता, तीसरा है सुगमता और चौथा है समय एवं कीमत। प्रश्न नंबर 71, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं? तो मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं? पहला है बातचीत करना, दूसरा है कहानी कहना, तीसरा है कविता पाठ, चौथा है समाचार वाचन, पांचवा है भाषण अभिनय और छठा है चित्र वर्णन। और इसके अलावा भी मौखिक अभिव्यक्ति के साधन हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि अतिलघु में पूछा है तो हमारे 6 पॉइंट्स काफ़ी हैं। प्रश्न नंबर 72, सतत मूल्यांकन के 2 महत्व बताइए। तो देखते हैं सतत मूल्यांकन के 2 महत्व कौन कौन से हैं। इसको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में समझा जा सकता है। और दूसरा है इसमें अधिगमकर्ता बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान देता है। मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार बताइए। तो देखते हैं मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला है परिणामात्मक मूल्यांकन। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। पहला है लिखित परीक्षा, दूसरा है मौखिक परीक्षा, तीसरा है प्रायोगिक परीक्षा। और दूसरी तरीके का कौन सा होता है मूल्यांकन हमारा? गुणात्मक मूल्यांकन। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं हमारे? चलिए देखते हैं। पहला है साक्षात्कार, दूसरा है अवलोकन, तीसरा है घटनाव्रत और चौथा है जांच सूची और स्तर माप। ये स्तर है। प्रश्न नंबर 74, मापन एवं मूल्यांकन के 2 अंतर बताइए। तो देखते हैं मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर होता है। पहला है मापन मात्रात्मक होता है और मूल्यांकन गुणात्मक होता है। और दूसरा है मापन किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों या विशेषताओं का वर्णन करता है, मूल्यांकन उन विशेषताओं के आधार पर ही निर्णय लेता है। प्रश्न नंबर 75, उत्तम प्रश्न पत्र बनाने की विधियों के नाम बताइए। या ये प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि प्रश्न पत्र निर्माण के सोपान कौन कौन से हैं। तो देखते हैं हम प्रश्न पत्र सोपान कौन कौन से हैं निर्माण के सोपान। पहला है नमूना तैयार करना, दूसरा है ब्लूप्रिंट की तैयारी, तीसरा है प्रश्न बनाना और चौथा है प्रश्न पत्र का संपादन। प्रश्न नंबर 76, साक्षात्कार से क्या आशय है। तो उत्तर है यह क्रियात्मक शोध का एक उपकरण है। यह मौखिक प्रश्नावली है। इस विधि में शोधकर्ता एवं साक्षात्कारदाता आमने सामने बैठकर जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। प्रश्न नंबर 77, मांसपेशियों एवं अंगिक गतिविधियों मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंधित होती हैं। तो मांसपेशी एवं अंगिक गतिविधियां मूल्यांकन के कौशलात्मक पक्ष से संबंधित होती हैं। देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 78, शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक
पक्ष के स्तर कौन कौन से हैं? तो उत्तर है शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के प्रमुख स्तर हैं। पहला है ज्ञान, दूसरा है बोध, तीसरा है अनुप्रयोग, चौथा है हमारा विश्लेषण, पांचवा है संश्लेषण और छठा है मूल्यांकन। प्रश्न नंबर 79, फॉर्मेटिव या रचनात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं? तो रचनात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके द्वारा छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन होता है। तो प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार रचनात्मक मूल्यांकन का अर्थ छात्र में होने वाले उस व्यवहारगत परिवर्तन की ओर संकेत करता है जिससे कि वह सैद्धांतिक विषयों से प्रायोगिक विषयों की ओर अग्रसर होता है। अर्थात इसमें छात्र द्वारा अपने प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग करने का मूल्यांकन किया जाता है। प्रश्न नंबर 80, प्रश्नावली से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है प्रश्नावली क्रियात्मक शोध का एक उपकरण है। शोधकर्ता समस्या के समाधान हेतु स्रोत से विभिन्न जानकारी प्रश्न कर यहाँ पर आएगा प्राप्त जानकारी प्राप्त करता है। प्रश्न नंबर 81, गणितीय कौशल को संक्षेप में बताइए। तो गणितीय कौशल के अंतर्गत शीघ्रता एवं शुद्धता से गणना की योग्यता, तार्किक ढंग से विचार करने की योग्यता, क्रम व आकृतियों को पहचानने व उनमें अंतर करने की योग्यता, दैनिक जीवन की साधारण समस्याओं में गणितीय प्रत्ययों के प्रयोग की योग्यता आदि को शामिल किया जाता है, जिनका बालक में विकास किया जाना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 82, शैक्षिक नवाचारों के उद्देश्य बताइए। तो देखते हैं कौन कौन से उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है शिक्षा में शिक्षण नवाचारों के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य शिक्षण व्यवस्था को विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा में आगे पहुंचाना है, जिससे कि संसार में हमारी शिक्षा प्रणाली आदर्श रूप में जानी जाए। दूसरा है हमारा पॉइंट शिक्षण में अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाना। तीसरा है छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, जिससे कि छात्रों में अंतर्निहित प्रतिभाओं का विकास किया जा सके। चौथा है छात्रों एवं शिक्षकों का नवीनतम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकास कर लाना है, जिससे कि वह अंधविश्वास एवं कुरीतियों से दूर रह सके। पांचवा पॉइंट है हमारा शैक्षिक नवाचारों का प्रमुख उद्देश्य छात्रों द्वारा प्राप्त ज्ञान को स्थायी बनाना है, क्योंकि जब छात्र क्रियाशील होकर ज्ञान प्राप्त करेगा तो वह ज्ञान स्थायी होगा। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु प्रश्न शैक्षिक मूल्यांकन के, और ये था हमारा पार्ट 5। अब जल्द ही लघु उत्तरीय प्रश्न का हमारा जो है डीएलएड तृतीय सेमेस्टर शैक्षिक मूल्यांकन का वीडियो आने वाला है। आप लोग हमारे साथ बने रहिए शिक्षाविद शिवांश के साथ, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा वीडियो पूरा देखा करिए ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ सके। धन्यवाद।